हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स का सीरीज चला रहे हैं। पहला क्लास कल हो चुका है। ठीक है, पहला वीडियो आप लोगों के पास जा चुका है हमारे चैनल पर लक्ष्य कैरियर 2047 पे। ठीक है, उम्मीद है आपने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा। हाँ, पहले लेक्चर में मैंने वास्तविक संख्याओं से पहले की भी सभी संख्याओं के बारे में आपको बताया है ना, ये चीज है। तो मैं जरा उसका एक रोड मैप आपको बता देता हूँ और फिर हमें कहाँ से शुरू करना है आज की क्लास में, वहां पे भी हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना। देखिए, आपका जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, इसमें आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में, और एक होता है काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर्स इसकी अंग्रेजी होती है। ठीक है, मैंने वास्तविक संख्या के बारे में बताया था कि जिस भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर वो क्या क्या है, पहले मैं लिख देता हूं। अच्छा, लिख देता हूं, पहला लेता हूं। संख्या रेखा पर मौजूद सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, पहला। दूसरा, इसका डेफिनेशन यह है, वैसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक नहीं होता। ये दो डेफिनेशन एग्जाम्पल के तौर पर, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0, 1/2, 1/4, -1/2, पाई, √2, √5, ई। ठीक है, एक्सेट्रा। आप दशमलव में भी देख लीजिए, 0.24, 0.24 पे बार, ये सब एक्सेट्रा। इतने तरह का आप संख्या अभी तक आप देख चुके हैं। इससे ज्यादा आपने कोई संख्या मतलब कि नहीं देखा होगा। सारा कैटेगरी इसमें आ चुका है लगभग। तो ये है आपका वास्तविक संख्या। दूसरा आपका ये है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ऐसी, इसको कहते हैं वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो। ठीक है ना। तो इसको आयोटा से सूचित करते हैं। किससे? आयोटा से। और आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है -1। ठीक है, आयोटा सूचित करते हैं काल्पनिक संख्या को, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। यानी कि आयोटा बराबर √-1 होता है, ये चीज है। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, आप इतना जान जाइए। हाँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लो। अगर ये तो आयोटा बराबर √-1 है। ठीक है, आपको अगर -√2 दिया जाए तो आप इसको क्या लिखोगे? तो आप इसको लिखोगे 2 × -1, और यहाँ √2 को अलग कर लोगे, यहाँ -1 को अलग कर लोगे, और ये यहाँ √2 × i, तो ये हो जाएगा √2i। कभी भी अगर आपको कहे माइनस अंदर में और ये √3, इसको कैसे लिखोगे? तो √3 × i, ये i बाहर है और ये अंडर रूट साइन में है। तो ये सब कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग
वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल और वास्तविक संख्याएं है ना, इसमें आपका प्राकृत संख्या, यह क्या है, वास्तविक संख्या एक प्रकार का, नेचुरल नंबर, एनो डॉट मतलब नंबर, गिनती की संख्या होती है बताया हमने। फिर क्या बताया, पूर्ण संख्या, यह भी आपका वास्तविक संख्या होता है, होल नंबर। हालांकि कल की क्लास में पूरा चर्चा हो चुका है, बस मैं थोड़ा सा बता दूं ये सब। इसके बाद पूर्णांक संख्या, इंटीजर, आई से या जेड से, क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ये, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका पूर्णांक संख्या। अब आपको मैंने बताया था धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा वो क्या क्या हो जाएगा, इसको किससे सूचित करते हैं, i प्लस से। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 2 3 4 ये, अर्थात क्या ये नेचुरल नंबर है, हाँ भाई हाँ, ये नेचुरल नंबर भी है, धन पूर्णांक। ठीक है, आपको जो ये चैप्टर शुरू होने वाला है 10th क्लास का, इसमें वास्तविक संख्या करके नाम है, तो इसमें पढ़ना है इस धन पूर्णांक के दो अति महत्वपूर्ण गुणों के बारे में। क्या पढ़ना है, अब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। धन पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ना है। अब वो दो अति महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो वो दो अति महत्वपूर्ण गुण है, एक मिनट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। अंक गणित को ही क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब आधारभूत होता है, और थियरम का मतलब प्रमेय, और का की अंग्रेजी ऑफ होती है, ये तो आप अंग्रेजी में ही जानते हो। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, ये रिलेटेड है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि लेमा से। तो उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें ये गुणों के बारे में पढ़ना है, लेकिन इन दोनों गुणों के आधार पर हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। क्या है एप्लीकेशन, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ईडीए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ईडीए जो है
इसके दो महत्वपूर्ण आपको एप्लीकेशन देखना है, अनुप्रयोग देखना है। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन कहां अप्लाई करेंगे भाई इसको सीखने के बाद, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को? तो पहला आप इसको अप्लाई करेंगे पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित प्रश्नों में, पहला तो ये। और दूसरा जो है वो आप इसको अप्लाई करेंगे HCF परिकलित करने में। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। आप महत्तम निकालना जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया दो अनुप्रयोग। अब है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके भी दो अनुप्रयोग आपको देखना है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या अनुप्रयोग है उसका, जैसे कि आपने √2, √3, √5 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इनकी अपरिमेयता सिद्ध करने में, अपरिमेयता सिद्ध करने में इसका उपयोग होगा। और दूसरा कहाँ होगा? आपको मैंने बताया था कि P/Q के फॉर्म का कोई संख्या हो जिसमें P और Q इंटीजर हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय। अब परिमेय संख्या दो वैरायटी का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार उसका, जैसे कि शांत मतलब 1/2 बोले तो 0.5, अशांत आवर्ती बोलो तो 1/3 मतलब 0.33 डॉट डॉट डॉट, इसी को 0.3 पर बार लिख देते हैं। तो यह भी P/Q के फॉर्म में आ जाता है और यह भी P/Q के फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, आपको ऐसे दिया रहेगा तो भाग देकर के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे चेंज करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या है? 0.3 पे बार है ना, तो 3 को लिख लो और नीचे 1 पर बार है तो यहाँ पे क्या लगा दो 9। अब कटाओगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। पिछली वीडियो में दिखाया गया है ये सब, ठीक है। तो आपको FTA का यूज करके बताना रहेगा कि आप अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे। ये तो FTA वहां पे अप्लाई होगा एक बार। और P/Q यानी कि कोई परिमेय संख्या कब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा और कब अशांत होगा, ये जब आप FTA को जान जाएंगे तब आप उसको देख करके बता पाएंगे बहुत इजीली। है ना मजेदार बात कि देखा और तुरंत बता दिया बिना भाग दिए, है ना? ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कहां से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। देखिए बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मैं इधर लिखता हूं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। और एक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। हिंदी में मैं लिख देता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसका क्या मतलब होता है? एल्गोरिदम। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये कैसे क्या है, ये थोड़ा हम लोग अभी डिवीजन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डिवीजन के बारे में
पूर्णांकों की विभाज्यता मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा सुन करके या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सुन करके आपके मन में ये विचार तो उठता होगा कि जरूर से जरूर ये जो कॉन्सेप्ट है वो विभाजन से रिलेटेड है, दो पूर्णांकों की विभाज्यता से रिलेटेड है। जैसे कि मैं कहूं कि मैं 5 और 2 यह दो धनात्मक पूर्णांक को ले रहा हूं और इसको मैं भागा दे रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि 5 में 2 से भागा दे रहा हूं तो शेषफल 1 आ गया। ठीक है, और आप लोगों को बचपन में सिखाया गया होगा किसी 5 को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये है आपका भाजक और ये है आपका भाज्य और इसको हम लोग कहते हैं भागफल और ये है आपका शेषफल। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष या शेषफल, ये पढ़ा होगा। तो उसी तरह से भाज्य के जगह पर कौन है 5, भाजक के जगह पर कौन है 2, भागफल के जगह पर कौन है 2 और शेष के जगह पर कौन है 1। ठीक है, ये चीज है। क्या 5 को किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है भागा दे करके, तो मैं कहूंगा कि नहीं, तब वो गलत हो जाएगा, आप उसको नहीं लिख सकते हैं, ये चीज है। ठीक है ना, आप थोड़ा और भी समझिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक और नंबर ले लेता हूं, जैसे मैं एक 16 ले लेता हूं और एक 47 ले लेता हूं। जरा 47 में भागा देंगे तो क्या आएगा, देखिए 16 तिया 48 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। 16 दूना 32 ले लेते हैं, 7 में से 2 गया 5 और ये खत्म। तो आप 47 को क्या लिख सकते हो, 16 से भागा दिया है, 2 बार में गया है और शेषफल क्या आ गया है 5। अगर मैं कहूं कि यह ए है, मतलब कौन वाला, ये ए है, और मैं कहूं कि यह बी है, इसको बी बोल देते हैं। ठीक है ना, ए और बी मतलब ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, और इसको मैं नाम दे दूं कि यह क्यू है और इसको मैं नाम दे दूं कि यह क्या है आर है। मैं क्यों ए बी क्यू और आर ले रहा हूं आप समझ जाएंगे, थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, आप समझ जाएंगे वीडियो में कि मैं ए बी क्यू आर ही क्यों ले रहा हूं। जैसे देखिए भाजक की जो अंग्रेजी होती है वो होता है डिवाइजर, और आपका भाज्य का जो अंग्रेजी होता है वो होता है डिविडेंड। ठीक है, भागफल का जो अंग्रेजी होता है वो होता है कोशट, और शेषफल का जो अंग्रेजी होता है वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, जरा इसको सुनिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए Q और R ऐसी दो अद्वितीय पूर्णांक उपस्थित है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आपका R है वो 0 से लेकर के B के बीच में आएगा। ठीक है, ये है उसका। अब जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। तो आपने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष तो पढ़ा ही है। ठीक है, और ये उसी से रिलेटेड आपका लेमा है, मैंने प्रमेयिका है। प्रमेयिका एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, प्रूवन मैंने प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग दूसरे सवालों को सॉल्व करने में यूज करके करते हैं। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम ये होता है कि आप किसी प्रूवन स्टेटमेंट को बार बार अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके बार बार उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एल्गोरिथम है ना। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है,
और यह क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है, यह प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मैंने पहले से सत्यापित किया हुआ। तो ये आपका प्रूवन स्टेटमेंट है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोल रहा है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्यू और आर ऐसी दो अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं उपस्थित हैं कि ए बराबर ए को बी क्यू प्लस आर के बराबर लिखा जा सकता है, जहां क्यू और आर जो है वो अद्वितीय पूर्णांक संख्या है। अद्वितीय, अद्वितीय बोलने का मतलब जैसे मैंने बोला था, आप 47 और 16 ले लीजिए। तो अगर मैं 47 में 16 से भागा दूंगा तो ये आएगा। तो यहां पर ए कौन है, 47, बी कौन है, 16, और यहां पर क्यू का मान क्या आया है, 2, और आर का मान क्या आया है, 5। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो प्रूवन स्टेटमेंट है लेमा, इससे आप क्या देख रहे हैं कि आप 47 को 16 यानी कि बी के सामने 16 और क्यू का मान क्या है, 2, और ये रहा, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एक आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, 16 दूना 32, ये 15 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 15 है, ठीक है। और यहाँ ये भी कहा है कि आर का जो मान होगा वो बी से छोटा होगा, और या तो 0 के बराबर। अच्छा, आर 0 होने का मतलब क्या हो जाता है कि वो संख्या पूरी तरह से विभाज्य है। जैसे मैं कहूं 4 में आप 2 से भागा दीजिए तो 2 दूना 4, ये तो कट गया, तो 4 बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, चलिए 6 ले लेते हैं क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, 2 3 6 कट गया, तो 6 को आप क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 प्लस 0। यहाँ पर 6 का काम कौन कर रहा है, ए का, और बी का काम कौन कर रहा है, 2, या बी हो गया, क्यू का काम कौन कर रहा है, ये, और आर का मान क्या हो गया, 0। तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो आर का मान 0 भी आ सकता है, तो वही आर क्या है, यहाँ पे 0 है। और जो बी है ना, बी बी वो दोनों दी गई संख्याओं में से कोई एक संख्या है जिससे हम लोग विभाजित करेंगे, माने वो काम करेगा भाजक का। बी किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा, ये रहा बी, ये भाजक का काम करेगा। और ए जो है वो किसका काम करेगा, भाज्य का काम करेगा, जो विभाजित होगा। और जो यहां आएगा भाग देने पर जो आएगा, 3 के अलावा यहां पर कोई और नहीं आ सकता है, ये तो कंफर्म है, तब तो भागा ही नहीं होगा। आप कहेंगे सर हम एक बार में ले जाएंगे, ठीक है, चलिए आप कह रहे कि हम एक बार में ले जाएंगे, ले जाइए एक बार में, जरा मर्जी आपकी थोड़ी चला ली जाए। तो यहाँ क्या आ गया, 4, रिमाइंडर का मान क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। और 4 जो है ना वो इस 2 से बड़ा है, 4 क्या है, इस 2 से बड़ा है। और यहाँ पर क्या कहा है, ये जो भाजक है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए रिमाइंडर, तो यह भाग देना ही क्या हो गया, गलत, ठीक है। ऐसे तो कोई भाग देगा तो गलत हो जाएगा, ये तो बात आप भी जानते हैं। तो इसी के आधार पर यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ज्योमेट्री पर भी अपनी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो खैर इस पर उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस पर इन्होंने कहा, देखिए भाजक और भाज्य आपको दिया रहेगा, अब इसी में आपको चुनना रहेगा कि कौन भाजक है और कौन भाज्य है। तो आप क्या करेंगे कि छोटी संख्या को क्या मान लेंगे, भाजक, और बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे, भाज्य। अगर यही अंग्रेजी में पढ़ना होता तो मैं डिवाइजर बोलता, इसका लेटर कम है, तो इससे आप रिलेट कर लेते हैं, जो कम है कम वाले को डिवाइजर मान लेंगे, यानी उसको बी मान लेंगे, और बड़े वाले को ए मान लेंगे, डिविडेंड। अब यहाँ पर डी डी दोनों से शुरू है, इसलिए उन्होंने ए और बी लिया हुआ है, जहां तक मतलब मेरी मानना है। क्यू और आर, क्यू से कोसेंट होता है तो क्यू, और आर से रिमाइंडर होता है तो आर। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना। तो इस प्रतिबंध को हर 2 पूर्णांक संख्या संतुष्ट करेगा। जैसे कोई भी 2 संख्या होगा तो या तो दोनों बराबर होगा या उसमें से कोई एक बड़ा होगा, और जब कोई एक बड़ा होगा तो कोई और एक छोटा होगा। तो उन दोनों में बराबर होने की स्थिति में भी भाग देना संभव है, और बड़ा छोटा होने पर भी भाग देना संभव है। तो वहां पर आप भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष जो पहले से करते आए हैं, उसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। अकॉर्डिंग का मतलब उसके अनुसार भी कर पाएंगे, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर भी आप कर पाएंगे, ये चीज है, ठीक है। तो अब जो है कि ये तो हो गया कि पूर्णांकों की माने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है, एक तो ये है। अब आपके किताब पे चलते हैं जरा सा,
किताब में देखते हैं कि क्या चीज है। आप यूक्लिड डिवीजन लेमा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो Q और R जो है वो हमेशा अद्वितीय आएगा, मतलब जब दो विभिन्न पूर्णांक देंगे, दिए हुए रहेंगे और उसको आप डिवाइड करेंगे माने भागा देंगे, तो उसमें जो Q और R का मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। दूसरी बात, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप क्या क्या परिकलित कर सकते हैं, माने क्या परिकलित करने के लिए यूज किया जाता है, HCF। तो HCF वाले पार्ट पे हम लोग आएंगे, थोड़ा रुक जाइए, है ना। HCF परिकलित करने के लिए हम लोग एल्गोरिदम यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार अप्लाई करते हैं और यही अप्लाई करने की प्रक्रिया कहलाती है कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग ना करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जैसे बार बार a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बार बार लगाते जाएंगे तो आपको लगेगा क्या कि हम ना लेमा ही यूज कर रहे हैं, एल्गोरिथम जैसा कुछ है नहीं। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप 1 फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3, किस पे लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, किन दो संख्याओं पे लगाना है, इसको बता दिया जाएगा आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में किस पे लगाना है, ठीक है। तब आप वहां से आप HCF परिकलित कर पाएंगे, ठीक है। तो आप समझिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को जरा समझिए, EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ऐसा है। तो b जो है b से भाग दिया गया है, मतलब b क्या है, भाजक है, समझ रहे हैं। तो अगर मैं कहूं, जैसे देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि x बराबर 2, क्या x एक संख्या है, हाँ x एक संख्या है। क्या 2 एक संख्या है, हाँ 2 एक संख्या है, ऐसा बोल सकते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर a को हटा दिया जाए तो क्या बी क्यू प्लस आर एक संख्या है, हाँ है, क्योंकि यह भी क्या है, पूर्णांक, यह भी क्या है, पूर्णांक, और यह भी क्या है, पूर्णांक, सब इंटीजर है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इंटीजर में इंटीजर से गुणा करते हैं तो इंटीजर ही आता है, और इंटीजर में इंटीजर को जोड़ते हैं तो इंटीजर ही आता है। इसका मतलब इंटीजर गुणे इंटीजर क्या आया, इंटीजर, और उसी इंटीजर में एक नया इंटीजर जोड़ दिया गया तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इधर भी इंटीजर आ रहा है और इस तरफ भी इंटीजर आ रहा है, और इंटीजर एक संख्या होता है और यह भी एक संख्या होता है, दोनों ही पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। ये बात भी आप समझ जाइए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कभी ऐसा 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 देखें, जैसे देखिए, जैसे लिखा हो 2q + 1, तो इसको देख करके आपको समझना होगा कि कोई एक संख्या है a, अगर आप a नहीं मानना चाहते, उसको x मानना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, x है, और इस संख्या x में जो भागा दिया गया होगा वो किससे दिया गया होगा, इसको देख करके आप क्या बताएंगे कि 2 से भागा दिया गया होगा, और उसका जो कोशंट आया होगा वह q है, और रिमाइंडर जो यहाँ पर आया होगा वो क्या आया होगा, 1 आया होगा। इसको देख करके आपको ये पता चल जाना चाहिए। जैसे कहीं पर आपको दे दिया जाए 6q + 5, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो संख्या है ना उससे ये कम ही होगा हमेशा। आप अपने बुक में जहां कहीं भी इस तरह से दिया हो, 4q + 2 दिया हो, 4q + 3 दिया हो, इस तरह से कहीं पर भी दिया रहे तो आप समझिएगा कि 4 से भागा दिया गया किसी संख्या में और उसमें रिमाइंडर क्या है, 3 है। मतलब ऐसा कहीं पर भी फिगर आपको देखने को मिल जाए, जैसे ऐसा मिल जाए, मान लीजिए कि 3x + 2 मिल जाए, इससे कम है, तो आप क्या समझेंगे कि यह एक संख्या है, यह पूरा क्या एक संख्या है, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, y है, और इस y में भागा किससे दिया गया है बच्चों, तो 3 से भागा दिया गया है, और रिमाइंडर क्या है, 2 है, ठीक है, और x आपका क्या है, वो आपका कोशेंट है, ठीक है, वो आपका कोशेंट है, मतलब भागफल है, और 3 क्या है, भाजक है। भाजक बोले तो वही b, ये वही b है जो a बराबर बी क्यू प्लस आर में b जहां पे लिखा जाता था, ये वही b है, वही 3 है, ये b का काम कर रहा है यहाँ पे, और r का काम कौन कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है। तो कहीं पर भी आपको ऐसे फॉर्मुलेशन में दिया रहे कोई भी संख्या, तो एक तो ये तरीका हो गया, आपको इसको देखते ही आप इसको ये समझेंगे कि किससे भागा दिया गया है,
और क्या रिमाइंडर है, आप ये समझेंगे। ये समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समझ के बिना तो ये सब सवाल नहीं बनता है। अच्छा, मैं कहूं कि आपको संख्याओं का रूप लिखना है। जैसे जो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, ये जैसे पहले से ही हम लोग जानते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ये तो हम लोग जानते थे और हमारा काम खत्म हो जाता था। हम इसको प्रूफ कर मैंने दिखा देते थे कि हाँ हमने इससे इसमें भाग दिया है, और भागा देने के बाद भाज्य बराबर भाजक जोड़ भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ये जो संबंध है ये सत्यापित हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग करना जानते थे। तो यूक्लिड को फिर क्या जरूरत पड़ी भाई कि इस तरह का एक स्टेटमेंट बनाने की? तो यूक्लिड की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो संख्याओं के फॉर्म को दिखाना चाहते थे, जेनरली सामान्य रूप से वो फॉर्म को दिखाना चाहते थे। जैसे वो क्या क्या दिखाना चाहते थे वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप किसी संख्या को 2 से भागा देंगे, किससे भागा देंगे? 2 से, तो उस संख्या का जो रूप होगा वो क्या होगा? 2q प्लस r के रूप का होगा। और यहाँ r का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा से कहां से कहां तक होगा? तो 0 से 2 के बीच में। अर्थात r जो है वो तो इंटीजर है, तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर कौन कौन होगा? 0 और 1। यानी कि a का मान क्या हो जाएगा? 2q होगा, या तो r जब 0 लेंगे तो 2q होगा, या फिर क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1 हो जाएगा। इसी को अगर आपको तेजी में करना हो तो आप क्या शुरू करेंगे? जब 2 से भागा देंगे तो संख्या 2q के रूप का होगा या 2q प्लस 1 के रूप का होगा। कहने का मतलब शुरुआत 0 से करेंगे। अब ये 0 बार बार नहीं लिखेंगे, शुरुआत है तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर वही आपको 3 से भागा देना हो तो क्या करेंगे? 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको बताया गया है कि यह क्या है? रिमाइंडर है, और यह क्या है? भाजक है, यानी डिवाइजर है। ठीक है ना? यह है तो डिवाइजर है। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में बोलेगा नहीं कि यह डिवाइजर है। जब आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो वहां ये बोलेगा नहीं, लेकिन आपको समझना है, मैं बता रहा हूं, आप समझिए इस चीज को। तो ये 3 से, अगर आपको किसी संख्या में 3 से भागा देना हो तो उस संख्या का रूप क्या क्या हो सकता है? उस संख्या का रूप 3q के रूप का हो सकता है, या 3q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। अगर किसी संख्या में आपको 5 से भाग देना तो उसका रूप क्या क्या होगा? 5q के रूप का होगा, चाहे 5q प्लस 1 के रूप का होगा, चाहे 5q प्लस 2 के रूप का होगा, या 5q प्लस 3 के रूप का होगा, या 5q प्लस 4 के रूप का होगा। क्या और भी कोई संख्या आने वाली है क्या उसका रूप? नहीं आने वाली। आप पता कर लीजिए, किसी भी संख्या में आप भाग देकर, जैसे आप 26 में भागा देना चाहते हैं तो 5 बचे 25, एक शेषफल बचा। तो देखिए 26 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 प्लस 1, यह q है आपका। 5q प्लस 1 के रूप का आ गया। 26 को आप 5 से भागा दिए। अगर आप 26 को 4 से भागा देते, किससे भागा देते? 4 से, तो इसका रूप क्या हो सकता था? इसका रूप या तो 4q के रूप का होता, या 4q प्लस 1 का, या 4q प्लस 2 का, या 4q प्लस 3। इतने रूपों का ये हो सकता था। इसमें से कोई भी, किसी भी एक रूप का ये हो सकता है। आइए जरा भाग दे करके देखते हैं। 4 6 24, यहां 2 आ गया ना, तो 26 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6 प्लस 2। यह जो 2 आया है, भाग किससे दे रहे हैं हम? 4 से। हाँ, q का मान b से बड़ा छोटा हो सकता है, 0 भी हो सकता है q का मान, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस 4 से ये कभी भी बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा और पूर्णांक ही आएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि दशमलव वगैरह में आ जाएगा या भिन्न में आ जाएगा, नहीं, क्योंकि यह पूर्णांकों की विभाज्यता से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और हम तो यहाँ धनात्मक पूर्णांकों के लिए पढ़ रहे हैं। आगे की क्लास में जब आप बीएससी वगैरह करेंगे ना, तो वहां पर इसको हर पूर्णांक के लिए अप्लीकेबल है ये। ठीक है, और यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रूफ अगर करना हो तो एपीजीपी से ये प्रूफ, एपी से प्रूफ होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे ये प्रूफ हो जाता है। खैर, हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसका रूप कैसा है? 4q प्लस 2 के रूप का आ गया। यहाँ पर q कौन है? ये है, और b का मान कौन है? ये है, a बराबर bq प्लस r। तो आपको जो है, आप इतना समझिए, 2 बात समझिए कि अगर आपको ऐसा कोई संख्या दे दिया है
तो इसको देखते आपको पता लगना चाहिए कि कोई एक संख्या है जिसमें 5 से भागा दिया गया है और उसका शेषफल क्या है 1। पहली बात तो ये आप यहां से पता कर लीजिए। और दूसरी बात आप ये पता कर लीजिए कि किसी संख्या में अगर हम 5 से भागा देंगे तो वो या तो 5 क्यूब के रूप का होगा, या 5 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा, या 5 क्यूब प्लस 2 के रूप का होगा, या 5 क्यूब प्लस 3 के रूप का होगा, या 5 क्यूब प्लस 4 के रूप का होगा। मतलब 5 है तो रिमाइंडर कहां से शुरू होगा? 0 से 1 2 3 4 तक ये शुरू होगा। ठीक है, अब आइए इसका जरा अनुप्रयोग देखते हैं। बड़ा ही मजेदार अनुप्रयोग है। तो ये तो था यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसकी पूरी समझ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का इसमें, मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होना चाहिए। अगर आप इसको सुने हैं बढ़िया से, एक बार मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग, वो सिर्फ 2 बातों में अंतर्निहित है। पहला तो ये कि अगर आपको किसी संख्या का फॉर्म दिया रहे, फॉर्म जैसे 2n+1, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक संख्या मतलब यह खुद ही एक संख्या, मान लीजिए कि वह संख्या x है, तो इस x में इस 2 से भागा दिया गया है तो एक शेषफल बचा है। इसका मतलब बस इतना ही है। आपको दे दिया गया 4q+3। हाँ, ध्यान में रखिएगा कि यह आप जैसे मान लीजिए कहीं पर 4q+5 दे दिया तो वहां ये आप अप्लाई नहीं करिएगा। वहां अप्लाई करने के लिए फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो एक अलग लेवल। जैसे क्या करना पड़ेगा, 4q+4+1, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो q+1+1, यहाँ पर 4q-+1 आ जाएगा। तो देखिए यह भी क्या आ गया, बोल सकते हैं कि 4q+1 के रूप का है। मतलब यह संख्या भी जो आप 4q+5 को देख रहे थे, इसमें 4 से ही भागा दिया गया है और रिमाइंडर क्या है 1 है। कभी कभी आपको ऐसे पूछ देगा कि 4q+5 एक संख्या है। अभी तक तो नहीं पूछा है बिहार बोर्ड में, लेकिन अगर कभी पूछना हो तो ऐसे पूछ देगा 4q+5 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आप इसका रिमाइंडर बताइए कि क्या होगा। तो रिमाइंडर 5 नहीं होगा, मूर्खों जैसा नहीं कर देना, रिमाइंडर इसका 1 होगा। देखिए मैंने बता दिया कि रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, इस तरह से घुमावदार सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है ना, ये चीज है। तो कभी भी आप देखेंगे रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो अंक है उससे ये क्या होगा, कम ही होगा। रिमाइंडर हमेशा भाजक से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बचपन में भी आप देखते थे कि भाग देना बंद कब करते थे, जब शेषफल आता था और जो भाजक से कम हो जाता था, या फिर शेषफल का मान 0 हो जाता था, तब हम लोग भाग देना बंद कर देते थे। तो यूक्लिड साहब ने इतना बढ़िया तो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये हो गया। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, आपको भी संख्या का रूप लिखने आना चाहिए। संख्या का रूप लिखने में यूक्लिड डिवीजन लेमा का बड़ा यूज है। ठीक है, वो क्या यूज है कि अगर किसी संख्या में 4 से भागा दिया गया हो तो उससे भागा देने पर उस संख्या का रूप क्या क्या हो सकता है। तो 4 से 4 से किसी संख्या में, किसी धनात्मक पूर्णांक में 4 से भागा देने पर उस संख्या का जो रूप होता होगा वो या तो 4q के रूप का होगा, या 4q+1 के रूप का होगा, या 4q+2 के रूप का होगा, या 4q+3 के रूप का होगा। बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा जो कि इसके बराबर होगा, और बराबर होना नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है कि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर आप a को a बराबर bq+r लिख सकते हैं, जहां q और r दोनों अद्वितीय हैं। आपसे यह भी पूछेगा, कभी उसको मजा लेने का मन करेगा बिहार बोर्ड को, तो मजा लेने के लिए वो पूछ देगा आपसे कि अद्वितीय होगा कि नहीं होगा, Q और R अद्वितीय होना चाहिए, है ना, अद्वितीय होना चाहिए, इसके समान दूसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, Q और R अद्वितीय होगा। और यहाँ A और B क्या रहेगा, गिवन रहेगा, वो आपको दिया रहेगा। ठीक है ना, ये चीज है। और दूसरी बात आप क्या बता सकते हैं इसमें, हाँ, यह जो R का मान है वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। 0 के बराबर होने का मतलब क्या हो गया, 0 के बराबर होने का मतलब हो गया कि शेषफल 0 हो गया, और ये कहां तक जाएगा, B तक जाएगा। ये कंडीशन है, यही इतना इसका मतलब है। 2 मीनिंग बस, कि जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया 6q+5, इसका मतलब एक संख्या एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 6 से भागा देने पर 5 शेषफल है। आपको ऐसे दे दे
7q प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 7 से भागा देने पर शेषफल क्या आया है? 1 आया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का बस इतना ही मतलब है। अब आते हैं इसके सवालों को जरा समझने के लिए, इस पे आधारित सवाल कैसे करें। आपकी किताब एनसीईआरटी ये रही है ना, इसमें एक पहेली है, बड़ा शानदार पहेली है ना। देखिए इंट्रोडक्शन के बाद इसमें 1.1 में इंट्रोडक्शन था, तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में भी मैंने बता दिया है, ठीक ना। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर इसमें एक दिया हुआ है कि एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। सुनिए जरा इस पहेली को। और कह रहा कि एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ने उस विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। वाक युद्ध का मतलब उससे वाद विवाद प्रारंभ कर दिया। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया और अंडा टूट गया। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहे। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कितने अंडे टूटे थे, तो इस पर उसने पहेली में जवाब दिया है। और पहेली क्या है कि दो दो गिनने पर एक बचेगा। मतलब अंडों की संख्या जो है, मान लेते हैं कि अंडों की संख्या कुछ रही होगी, एक्स रही होगी, ए रही होगी, कुछ भी अंडों की संख्या ए मान लेते हैं, तो दो दो गिनने पर क्या बचेगा? एक बचेगा। तो मान लेते हैं कि अंडों की संख्या, मान लेते हैं अंडों की संख्या जो है वो ए है, ठीक है। तो पहली बार इसने कहा है कि दो दो गिनने पर एक बचेगा, मतलब ए बराबर दो दो गिनने का मतलब दो दो को बैठाते जाएंगे तो एक बचेगा, मतलब 2 से भागा देने पर शेषफल 1 बचेगा। ये होता है मैथमेटिक्स। पहेली को भी आप मैथ से बना सकते हैं। फिर इसने कहा है कि 3 गिनने पर 2 बचेगा, तो 3 गिनने पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। और फिर कह रहा है कि 4 गिनने पर 3 बचेगा, 4 गिनने पर 3 बचेगा। फिर कह रहा है 5 गिनने पर 4 बचेगा, 5 गिनने पर 4 बचेगा। 6 गिनने पर 5 बचेगा, ठीक है। और 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। और इसने कहा है कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं समा सकते हैं, मतलब मेरी टोकरी में जो अंडे हैं वो 150 से कम ही है। एक प्रतिबंध उसने बता दिया, इतना सारा कंडीशन और यहाँ पर कंडीशन, तो बताइए मेरी टोकरी में कितने अंडे हैं, है ना, टोकरी में कितने अंडे हैं, ठीक है। ये जो पहेली है ना, ये न्यूमरेसी काउंट से लिया गया है। इसके लेखक गण है ए रामपाल और अन्य कुछ लोगों ने मिलकर के लिखा हुआ है। ये आपके एनसीईआरटी में, मतलब ये जो आपका बुक है उसमें दिया गया है, ठीक है। अब अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं पता होता तो क्या आप ये लिख पाते? नहीं लिख पाते ना, नहीं लिख पाते। कितना को भाग देते? आप उस संख्या को जनरली ऐसे ऐसे लिख नहीं पाते, ऐसे लिख नहीं पाते। तो बड़ा यूज है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। आपको थैंकफुल होना चाहिए यूक्लिड का कि जिन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा बना दिया और आप संख्याओं के रूप को इतनी आसानी से लिख पा रहे हैं। नहीं तो पूरा पन्ना भर देते आप इसको लिखने में और समझने में, ठीक है। अब देखिए इस पहेली को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि आपको पता चल गया कि a का मान जो है वो 7q है। 7q का मतलब 7 से भाग लग जाता होगा, तो 7 से भागा किस में लग जाता होगा? वो जो संख्या होगी वो 7 का फैक्टर होगी। 7 का फैक्टर या 7 का गुणज, ये भी बोल सकते हैं आप। 7 का गुणज बोलेंगे तो भी आपको 7 मैंने उसमें 7 से भागा भी लग जाएगा। या फिर आप 7 का मैंने संख्या को पता करने का सबसे आसान तरीका है नीचे से, जैसे कि या तो वो संख्या 7 हो जाए। अच्छा, अगर आप उस संख्या को 7 ले लेंगे तो क्या उसमें 2 से भागा देने पर 1 शेष बचेगा? हाँ, 2 तिया 6, 1 शेष बच रहा है। क्या 3 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा? 3 दूना 6, एक शेष बच रहा है 3 से भागा देने पर, तब तो ये 7 वो संख्या होगी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा और लंबा, मतलब कि इसका गुणज, माने इसका गुणज का मतलब होता है पहाड़,
इससे इससे देख करके हमें पता चल रहा है कि जो टोकरी में अंडे हैं वो 7 के गुणज होंगे, है ना। तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 दां 70, 150 के आसपास तक आपको पहुंचना है। ठीक है, 11 सते 77, 12 सते 84, 13 सते 91, 14 सते 98, 15 सते 105, 16 सते 112, 17 सते 119, 18 सते 126, 19 सते 133, 20 सते 140, अभी 150 नहीं आया, 21 सते 147, 22 सते 154, अच्छा हाँ 154 है क्या, अब रुक जाएंगे क्योंकि 150 से ज्यादा नहीं समा सकता है, तो यहां तो जाएंगे 147 तक जाएंगे। अब हमको इनमें से वो संख्या चुनना है जो इन सभी को संतुष्ट कर दे। तो जरा नीचे से चुन लेते हैं और पीछे से चुन लेते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जिसमें 6 से भागा दोगे तो 5 शेषफल बचेगा। ये सब तो 7 से कट रहे हैं, 7 से भागा लगाओगे तो ये सब कटेगा क्योंकि ये 7 का ही पहाड़ा है ना, 7 इनका फैक्टर है। अगर 7 का पहाड़ा आप लिखे हुए हैं तो 7 के पहाड़े जितने भी है वो सभी उन सभी के फैक्टर 7 जरूर होगा, क्योंकि 7 फैक्टर का मतलब होता है कि भाग लग जाए, कट जाए उससे। जैसे मैं कहूं कि 6 का फैक्टर बताइए, तो 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, ठीक है ना। और 2 और 3 कैसा फैक्टर है, तो ये प्राइम फैक्टर है, मतलब अभाज्य गुणनखंड है। लोगों को अभाज्य गुणनखंड में और गुणनखंड में अंतर ही समझ में नहीं आती। ये टोटल फैक्टर है, सभी के सभी फैक्टर, इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है जिससे इसमें भागा लग सके। अब आप कहिए कि सर -2 से भाग नहीं लगेगा, भाई लग जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है ना। और हम लोग जो फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो नेगेटिव के लिए नहीं पढ़ रहे, पॉजिटिव के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसे तो -2 भी एक फैक्टर है इसका, क्योंकि भाग तो लगेगा ही, ठीक है ना। बट हाँ, अभाज्य संख्या पॉजिटिव संख्याओं के लिए वो सब डिफाइन, ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं डिफाइन। नेगेटिव प्राइम नंबर ऐसा कुछ नहीं, हाँ कोई प्राइम नंबर है उसमें आप माइनस लगा दो। अब -2 को आप कहेंगे तो इसके कई फैक्टर होंगे, देखिए -1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया ना। ये प्राइम नंबर थोड़ी है, प्राइम नंबर का मतलब है कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव प्राइम नंबर जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही। खैर मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें ये सब तो 7 से कट रहे हैं, तो एक प्रतिबंध तो संतुष्ट हो ही चुका है। आप ये चुन लीजिए कि 6 से भागा देने पर 5 शेष बचे, तो क्या इसमें इधर से ना नीचे से शुरू कर लेते हैं जरा। इसमें 6 से भागा देंगे तो 5 शेष बचेगा, 6 दूना 12, 2 14, 20 आ गया, और 6 तिया 18, 2 शेष बचेगा नहीं। इसमें भागा देंगे तो 6 दूना 12, 1 13, और 6 दूना 12, 1 13, 1 शेष बचेगा। जैसे देख लीजिए, एक बच रहा नहीं, हमको 5 शेष चाहिए। 126 में 6 से भागा दीजिए जरा, तो 6 दूना 12 कट गया, 6 उतरा, 6 कम 6 है तो कट गया। ये 126 कैसे आ गया है, आया होगा 17 18, हाँ 18 सत्ते 126, ठीक है, तो इसीलिए खैर ये कट गया, 6 बार में कट गया नहीं। हमको क्या चाहिए, हमको 5 चाहिए। 119 में जरा 6 से भागा दीजिए, 6 एकम 6, ये 5 आ गया, 6 नवा 54, ये 5, हाँ इसको सेटिस्फाई कर गया, माने इन दोनों को सेटिस्फाई कर गया 119। तो अब जरा 119 को चेक करो कि जरा 5 से भागा देंगे तो क्या 4 शेष बचेगा। 5 दूना 10, 1 19, 5 तिहाई 15, अरे वाह क्या बात है, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्या 4 से भागा देंगे तो 3 शेष बचेगा क्या, अरे वाह ये भी सेटिस्फाई कर गया। जरा 119 में 3 से भागा दे करके देखो, क्या 2 शेष बचता है, 3 तिया 9 और 3 नवा 27, अरे वाह। तो अब तो ये पक्का हो गया, जरा 2 से भी भाग दे करके देखो, अरे हाँ देखो एक शेषफल बच गया। मतलब अंडों की संख्या जो है वो 119 थी,
जो दो दो गिनने पर एक अंडा बच जा रहा था उसकी टोकरी में, एक अंडा बच जा रहा था, तीन तीन गिनने पे दो बच जा रहा था, चार चार गिनने पर तीन बच जा रहा था, पांच पांच गिनने पे चार बच रहा था, छह छह गिनने पे पांच बच रहा था, और सात सात गिनने पर एक भी नहीं बच रहा था, और टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। तो बताइए यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हम लोग इस पहेली को कितना आसानी से सॉल्व कर लिए, है ना। तो केवल यूक्लिड डिवीजन लेमा का पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप केवल क्या इसमें केवल यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा करके आप केवल इस प्रतिबंध को लिख पाए हैं, आप केवल नंबरों के इस फॉर्म को लिख पाए हैं, लेकिन बाकी तो आपको गुणज लिखना और उस पर जो अपना लॉजिक लगाना है वो लगाना, ये तो आपको मतलब कि नीचे क्लास की जो मैथमेटिक्स है 6, 7, 8 और यहाँ का पूरा ये पढ़ करके, और हालांकि मैंने आपको जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आप ये मतलब कि पूरे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या फायदा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ये है उसका फायदा, बेनिफिट। ठीक है, अब आइए यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड और कुछ सवाल करें। अब मुझे लगता है कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को इतना अच्छा टूल मानेंगे कि जिससे आप भारी से भारी भी सवाल आप बना पाएंगे, और ये आपकी किताब में ही है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाहर का चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये चीज है। आइए जरा इससे रिलेटेड आप सवाल देखिए। हाँ, आपके बुक में क्या है कि पहले HCF पढ़ाया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि जब यूक्लिड डिवीजन लेमा शुरू किया हूं तो उससे रिलेटेड उसका एक एक अनुप्रयोग क्या है, पूर्णांकों की विभाज्यता से रिलेटेड। तो एक सवाल है एग्जाम्पल नंबर 2, सवाल क्या कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को देख करके आपको मैंने बता चुका है, क्या बताया मैंने कि अगर आप ऐसा देखो 2q तो आप इस 2q को 2q+0 समझो, और फिर 2q+1 ये देख रहे हो, इसका मतलब कोई एक संख्या होगी जिसमें 2 से भागा दिया गया होगा। तो 2 से भागा देने पर संख्या का रूप कैसा हो सकता है, 2q+r के रूप का हो सकता है, यानी कि या तो 2q के रूप का होगा या 2q+1 के रूप का होगा। अच्छा, 2 से भागा देने पर आप सम और विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। जैसे ही आपने 2q+1 और 2q को देखा तो आपको समझ जाना होगा कि कोई एक संख्या रही होगी जिसमें 2 से भागा दिया गया होगा, है ना, और 2 से भागा देने पर उन संख्याओं का रूप 2q या 2q+1 के रूप का होगा। लेकिन इन्होंने ये रूप नहीं पूछा है कि धनात्मक सम पूर्णांक जो होगा वो 2q के रूप का होगा और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 2q+1 के रूप का होगा। आपसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का अनुप्रयोग पूछ रहा है। सवालों को देख करके आप समझिए कि आपसे वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि पूछता कुछ और है, बना कुछ और देते हैं, समझते कुछ है नहीं। तो समझ करके जब पढ़ेंगे तो आप इस सवाल के आंसर को बड़ा बखूबी दे पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको मानना पड़ेगा
क्या मानना पड़ेगा कि माना कि ए और बी दो संख्याएं है ना, जहां बी बराबर 2 है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको दो धनात्मक पूर्णांक तो होने चाहिए, तभी तो आप भागा देंगे, तभी तो आप उसका रूप लिख पाएंगे, और रूप लिखने के बाद आपको यह डिसाइड करना होगा कि कौन सम है और कौन विषम है। ठीक है, माना कि इसका हल देखिए, माना कि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 2 है। अब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? वो ये कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन लेमा यानी प्रमेय का से a बराबर 2q प्लस आर, जहां r का मान 0 से लेकर के 2 के बीच। अब क्या करेंगे, जब r बराबर क्या हो जाए 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q, और जब r बराबर 1 हो जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। ठीक है ना। अब एक बात और आप सोचिए, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं, इधर आपको दिखेगा। हम जानते हैं कि यहां से आप बताएंगे, हम जानते हैं कि सम संख्याएं 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, अतः टू क्यू भागा 2 बराबर क्या आया q, और q क्या है एक प्रकार का पूर्णांक। किसी भी संख्या में अगर आप किसी संख्या से भागा दें और पूर्णांक आए तो इसका मतलब ये होता है 2q 2 से विभाज्य है, क्योंकि q एक पूर्णांक है ना। q क्या है, एक पूर्णांक है। a बराबर 2q प्लस आर आपने लिख दिया, तो ये अंडरस्टूड है कि q क्या है पूर्णांक। आप ये भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं, जहां q बराबर, वैसे लिखा है q कोई पूर्णांक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई q कोई पूर्णांक है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं, ये तो सवाल में ही दिया गया कि q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार a बराबर 2q 2 से विभाज्य है, अतः 2q एक सम संख्या। अब बताइए तो सम संख्या हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना सम संख्या, 2q एक सम संख्या हो गया। आपने देखा कि सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं, और विभाज्य होने का मतलब क्या होता है, वो कट जाए। जैसे कि मैं कहूं 6/2, देखिए कट के क्या है पूर्णांक आया। मैं कहूं 4/2, देखिए कट के क्या है पूर्णांक आया। तो जो जो 2 से कट रहा है वो सभी सम संख्या होता है। और सम संख्या के बारे में क्या बताया हमने, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या होता है सम संख्या होता है, क्योंकि 2 से विभाज्य। तो 2q तो सम संख्या, ये प्रूव हो गया। अच्छा, दूसरा, फिर आप इसमें आगे लिखेंगे फिर से, और हम यह जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, सम प्लस विषम बराबर क्या होता है। तो सम और विषम को जोड़िएगा ना तो वह विषम ही होता है। सम संख्या जोड़ विषम संख्या बराबर क्या होता है, विषम। ठीक है, चूंकि 2q एक सम संख्या है, ये रहा हल आपका, 2q एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है,
अतः 2q + 1 क्या हो जाएगा, विषम। इस प्रकार प्रत्येक धन पूर्णांक, अब प्रत्येक क्यों कह रहा है, क्योंकि हर वो धन पूर्णांक जिसमें आप 2 से भागा देंगे तो उसका रूप 2 ही प्रकार का होगा, एक 2q और एक 2q + 1। तो सारा का सारा धन पूर्णांक या तो 2q के रूप का होगा या 2q + 1 के रूप का होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से। और उसके बाद इसमें विषम कब होगा, सम कब होगा, इसके लिए कंडीशन मैंने आपको बता दिया है इस सवाल में। इस प्रकार प्रत्येक धन पूर्णांक, प्रत्येक क्या लिखा हुआ, धनात्मक, हाँ ये ठीक रहेगा, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड हो गया। इतना बढ़िया चीज है, ठीक है, पूरे तरीके से, ठीक ना। अब ये एक सवाल है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इतना लिखा गया है लेकिन पूरा समझाया गया है, ठीक है ना। हाँ इतना आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, 2 नंबर या 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर भी मिल जाएगा। बस मैथमेटिक्स में आप सही तरीका से लिखे, काट कूट ना करें तो बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ओके ठीक है, फिर अब इस पे हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। भले वीडियो लंबा चला जाए, है ना, लेकिन आप इसको समझ करके पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लीजिए, इसको बार बार देखिए, बार बार समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपको ये पूरा जो, ये बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इवन टीचर्स को भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। जो लोग कई सालों से पढ़ा रहे हैं उनको भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, बस वो रट करके सॉल्यूशन वगैरह देख करके करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उससे कुछ होना जाना तो है नहीं, ना बच्चे समझते हैं ना टीचर समझता है, ठीक है। हाँ जो अच्छे हैं वो जानते हैं, है ना। ये चीज है, आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहां ऐसे बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है, ये चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है फिर चलिए बच्चों।